हेलो एवरीवन, इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के बारे में, जो कि बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर जूलॉजी का टॉपिक है। क्योंकि बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर जूलॉजी में आप लोग देखे होंगे, आप लोग को स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ना है एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के बारे में पढ़ना है। तो स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इसे पिछले वीडियो में हम लोग ने कवर कर लिया है और इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के बारे में। तो सबसे पहले एक सिंपल सा डिफिनेशन देख लेते हैं कि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन का डिफिनेशन क्या होता है। तो सिंथेसिस ऑफ एटीपी इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब हम एटीपी का सिंथेसिस करते हैं तो उसी को क्या कहा जाता है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कहते हैं। ठीक है, तो अब देखिए हम कैसे करते हैं। तो इसको दो स्टेप में किया जाता है, एक होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और दूसरा होता है कीमो ऑस्मोसिस के द्वारा। ठीक है, इन दोनों की हेल्प से हम क्या करेंगे, एटीपी का सिंथेसिस करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं कैसे होगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन क्या होता है। तो देखिए ये आप लोग को दिखाया गया है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इसको देख करके बिल्कुल भी डरिएगा मत, बहुत ही आसानी से आप लोगों को ये हम समझा देंगे। ठीक है, और अच्छे से आप लोग को याद भी हो जाएगा। तो सबसे पहले कुछ बेसिक चीज जान लेते हैं जिससे कि आप लोग इसको बहुत ही आसानी से समझ लें। तो सबसे पहले देखिए ये क्या है, ये एक यूकैरियोटिक सेल आप लोग को दिखाया गया है। अब इसमें क्या होता है कि जब सेलुलर रेस्पिरेशन होता है तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, ग्लाइकोलाइसिस होता है, जिसमें क्या किया जाता है, ग्लूकोज को तोड़ा जाता है, पायरुविक एसिड में तोड़ा जाता है। ठीक है, तो यहाँ से जो पायरुविक एसिड होता है या पायरुवेट जो होता है, पायरुवेट में तोड़ेंगे तो जो पायरुवेट होता है ये क्या होता है कि ये पायरुवेट अब हमारा कन्वर्ट हो जाता है एसेटाइल कोए में। ये कहाँ पे हो रहा है, ये जो प्रोसेस है ग्लूकोज को पायरुवेट में तोड़ा जा रहा है तो ये साइटोप्लाज्म में हो रहा है, सेल के साइटोप्लाज्म में हो रहा है। अब यहाँ से जो पायरुवेट होता है ना, ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर नहीं जा पाता है, तो इसको किस में कन्वर्ट होना पड़ता है, इसको कन्वर्ट होना पड़ता है एसेटाइल को ए में। ठीक है, यहाँ पे जो पायरुवेट बना है ग्लाइकोलाइसिस के द्वारा, इसको कन्वर्ट होना पड़ता है एसेटाइल को ए में, ताकि ये किस में जा सके, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जा सके। अब ये जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चला जाता है तो माइटोकॉन्ड्रिया में हमने आप लोग को बताया था कि दो मेम्ब्रेन होते हैं, एक होता है आउटर मेम्ब्रेन, बाहर वाला जो मेम्ब्रेन है, एक होता है इनर मेम्ब्रेन, जो ये अंदर का मेम्ब्रेन है। ठीक है, और इनर मेम्ब्रेन के अंदर ये जो खाली स्थान दिख रहा है इसको क्या कह रहे थे हम, मैट्रिक्स कह रहे थे। तो ये जो हमारा एसेटाइल को ए बना है, अब ये इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर गया है तो कहाँ जाएगा, इस मैट्रिक्स में जाता है और इस मैट्रिक्स में अब चलेगा क्रेब्स साइकिल। ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस का साइकिल कहाँ चला है, साइटोप्लाज्म में, अब इस मैट्रिक्स में चलेगा क्रेब्स साइकिल। तो इस ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल्स इन दोनों के द्वारा जो होता है ना, क्या निर्माण होता है, तो वो बनता है NADH एंड FADH2 बनता है। ठीक है, NADH एंड FADH2 का निर्माण होता है। अब इसी दोनों का हम यूज करके क्या बनाएंगे, एटीपी का सिंथेसिस करेंगे। ठीक है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन या फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में हम क्या करते हैं, NADH एंड FADH2 का यूज करके हम एटीपी बनाते हैं। तो अब ये आप लोग कन्फ्यूजन में मत रहिएगा कि जब हम आप लोग को बताएंगे कि यहाँ पे हम NADH को लेंगे तो आप लोग अब कहेंगे कहाँ से NADH आया, तो कहाँ से NADH आया, इस ग्लाइकोलाइसिस एंड ये जो क्रेब्स साइकिल चला है ना, इस क्रेब्स साइकिल्स में हमारा मैट्रिक्स में ही क्रेब्स साइकिल चला है। अब इसी मैट्रिक्स में हमारे बहुत सारी NADH है, FADH2 है, तो इसी का हम यूज करेंगे किसमें, अपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। तो अब यहाँ पर देखिए इस डायग्राम से समझिए, ज़्यादा आसानी से समझ लेंगे। यहाँ पे देखिए क्या है, सबसे पहले हमने आप लोग को बताया माइटोकॉन्ड्रिया के दो मेम्ब्रेन, ये है आउटर मेम्ब्रेन, तो यहाँ पर इसका क्या है, ये आउटर मेम्ब्रेन है। उसके बाद इसके अंदर हमने आप लोग को क्या बताया कि ये होता है, इसके अंदर एक इनर मेम्ब्रेन होता है। तो ये जो आप लोग को स्ट्रक्चर दिखाया गया है ना, ये पूरा ये वाला, ये पूरा स्ट्रक्चर किसका दिखाया गया है, ये जो इनर मेम्ब्रेन है इसी का स्ट्रक्चर ही आप लोग को दिखाया गया है। इनर मेम्ब्रेन पे हमने आप लोग को बताया था कि सीरीज में क्या पाए जाते हैं, प्रोटीन्स पाए जाते हैं ना, तो यही इनर मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है जिसमें सीरीज में आप लोग को क्या दिखाया गया, प्रोटीन्स ये दिखाए गए हैं। ठीक है, तो आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच के स्पेस को क्या कहते हैं, हम इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कहते हैं। और जो इनर मेम्ब्रेन के अंदर का स्थान होता है उसको क्या कहा जाता है, मैट्रिक्स कहा जाता है, जहाँ पे क्रेब्स साइकिल्स हुआ था। ठीक है, और उस क्रेब्स साइकिल्स के द्वारा क्या बने थे, NADH बना है एंड FADH2 बना है। ठीक है, तो अब आप लोग को समझ में आ गया होगा कि ये NADH और FADH2 कहाँ से आया है। तो अब देखिए अब क्या होता है, अब ये जो इनर मेम्ब्रेन होता है ना, इसमें क्या करते हैं कि सीरीज में प्रोटीन्स पाए जा रहे हैं, जो कि क्या करते हैं कि ये NADH एंड FADH2 को लेते हैं, ताकि ले करके इसको तोड़ सके और तोड़ने के बाद जो हाइड्रोजन है ना, इसको किसमें, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस जो होता है वहाँ पर भेज सके, ताकि जो मैट्रिक्स है यहाँ पे जो प्रोटॉन्स है यहाँ की कमी हो सके, प्रोटॉन्स की कमी हो जाए, और जो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है यहाँ पे प्रोटॉन्स की क्या हो जाए, अधिकता हो जाए। जब ऐसा हो जाए
जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक प्रोटॉन का ग्रेडियंट बन जाएगा और उसको फिर से निकाला जाता है, मैट्रिक्स में ही फिर से डाला जाता है, जिससे कि क्या होता है, एटीपी का सिंथेसिस होगा। ठीक है, तो देखिए कैसे होता है इसमें। तो इसमें देखिए जो प्रोटीन्स होते हैं ना, ये इसके नाम है कुछ कुछ, जिसमें सबसे पहला प्रोटीन का नाम क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट, और कॉम्प्लेक्स सेकेंड, कॉम्प्लेक्स थर्ड, कॉम्प्लेक्स फोर्थ एंड कॉम्प्लेक्स 5 होता है। इसमें कॉम्प्लेक्स फर्स्ट का नाम क्या है, NADH डिहाइड्रोजिनेज। अब इसका नाम NADH डिहाइड्रोजिनेज क्यों है, क्योंकि ये NADH को तोड़ने का काम करता है, इसलिए इसका नाम क्या होता है, NADH डिहाइड्रोजिनेज। जिसमें कि क्या है, देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट जो होता है वो क्या करता है, NADH को लेता है और क्या करता है, इसको तोड़ देता है, किसकी हेल्प से, NADH डिहाइड्रोजिनेज की हेल्प से इसको तोड़ देता है, NADH में तोड़ देगा। ठीक है, तो NADH को लेगा और NADH में तोड़ देगा। उसके बाद क्या होगा, जब इसको तोड़ेगा तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन भी तो निकलेंगे ना। अब ये जो इलेक्ट्रॉन निकला है, इस इलेक्ट्रॉन को दे देगा FMN को दे देगा। ठीक है, अब ये जो FMN है, इसका पूरा नाम क्या होता है, फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड होता है। अब ये इस FMN को दे दिया। अब ये FMN जो होता है, इस इलेक्ट्रॉन को अपने पास नहीं रखेगा, इसको दे देगा FES को, इलेक्ट्रॉन को दे देगा। और ये जो FES होता है, ये भी इस इलेक्ट्रॉन को अपने पास नहीं रखता है, तो इस इलेक्ट्रॉन को किसको दे देगा, इस यूबिक्विनोन को दे देगा। आप चाहे तो इसको, ये जो लिखा है ना, इसको स्किप कर देंगे तो आप लोग इसको और भी ज़्यादा आसानी से समझ सकेंगे। तो इस यूबिक्विनोन को दे देगा। ये जो यूबिक्विनोन होता है ना, ये एक कैरियर की तरह क्या करता है, काम करता है। अब देखिए नेक्स्ट जो कॉम्प्लेक्स नंबर सेकेंड है, अब इसमें देखिए क्या हो रहा है। अब ये इतना जो प्रोसेस हुआ है ना, इसमें क्या किया जाता है ना, कि ये जो प्रोटॉन्स है ना, इसको इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में 4 प्रोटॉन को फेंक दिया जाता है यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे टूटा है ना NADH, तो यहाँ से प्रोटॉन तो निकलेगा, तो प्रोटॉन को इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में फेंक दिया गया है। और उसके बाद जो इसका इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर किया जा रहा है। अभी तक इलेक्ट्रॉन जो होता है वो कहाँ गया, FMN से गया है FIS में, FIS से जो होता है यूबिक्विनोन के पास पहुँच गया है। अब नेक्स्ट देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर सेकेंड में क्या हो रहा है, तो जो FADH2 होता है, ये भी क्या करता है कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर सेकेंड होता है, ये FADH2 को लेता है, क्योंकि मैट्रिक्स में ही पाया जाता है। अब मैट्रिक्स से FADH2 को लेगा और इसको तोड़ देगा, किसमें, FAD में तोड़ देगा। और अब इसमें जब तोड़ेगा तो इससे भी क्या होते हैं कि इलेक्ट्रॉन निकलेगा। अब ये जो इलेक्ट्रॉन निकला है, इस इलेक्ट्रॉन को ये सबसे पहले किसको दे देगा, FIS को दे देगा। अब ये जब इलेक्ट्रॉन FIS को दे देगा, तो FIS जो होता है इस इलेक्ट्रॉन को अपने पास नहीं रखता है, और ये क्या कर देगा, इस इलेक्ट्रॉन को फिर से किसको दे देगा, यूबिक्विनोन को दे देगा। ठीक है, FIS किसको इलेक्ट्रॉन दे दिया, यूबिक्विनोन को दे दिया। और यहाँ से जो होता है, यहाँ से भी जो कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट का FIS है, यानी आयरन सल्फाइड है, ये भी इलेक्ट्रॉन को यूबिक्विनोन को दे दिया। और कॉम्प्लेक्स सेकेंड का जो FIS है, ये भी इलेक्ट्रॉन को यूबिक्विनोन के पास दे दिया। अब ये जो यूबिक्विनोन है, जो कि इलेक्ट्रॉन कैरियर है, ये क्या करता है, इस इलेक्ट्रॉन को लेकर के आता है और किसको दे देता है, साइटोक्रोम B1 को दे देता है। ठीक है, ये बीच में आप लोग इसको भी चाहे तो स्किप कर दीजिएगा। ठीक है, जिससे आप लोग इसको और ज़्यादा आसानी से समझ लेंगे। तो ये जो यूबिक्विनोन है, ये क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को लेकर के आएगा और साइटोक्रोम B1 को दे देगा। यहाँ पर देखिए किसी भी प्रकार के प्रोटॉन को जो होता है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में कॉम्प्लेक्स नंबर सेकेंड से नहीं फेंका जाता है। कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट से 4 जो प्रोटॉन्स है, उस प्रोटॉन को फेंका गया है, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर सेकेंड से कोई भी प्रोटॉन इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में नहीं डाला जाएगा। अब यहाँ पर देखिए क्या है, यूबिक्विनोन को जब दिया गया, दोनों से हमारे कॉम्प्लेक्स फर्स्ट एंड सेकेंड ने इलेक्ट्रॉन अपने यूबिक्विनोन को दे दिए। अब ये इलेक्ट्रॉन यूबिक्विनोन लेकर के आएगा कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड में, जिसका नाम है साइटोक्रोम रिडक्टेज। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होते हैं, साइटोक्रोम B1 को देता है ये यूबिक्विनोन इलेक्ट्रॉन। अब ये जो साइटोक्रोम B1 होता है, ये इलेक्ट्रॉन को दे देगा FIS को देगा, और FIS भी इलेक्ट्रॉन को अपने पास नहीं रखेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन को दे देगा साइटोक्रोम C1 को दे देगा। अब यहाँ से क्या होता है कि ये जो प्रोटॉन्स थे, इस प्रोटॉन को यहाँ से भी 4 प्रोटॉन्स को जो होता है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड के द्वारा डाला जाता है। उसके बाद क्या होगा, ये जो साइटोक्रोम C1 है, ये क्या दे देता है, साइटोक्रोम C को इलेक्ट्रॉन्स को दे देता है। अब यहाँ पे एक Q साइकिल्स भी चलता है। ठीक है, यहाँ पे Q साइकिल्स हमने आप लोग को नहीं बताया, यहाँ पे बस एक शॉर्ट में आप लोग को बता दे रहे हैं। साइटोक्रोम C जहाँ पर है, जब इसको इलेक्ट्रॉन देता है, तो यहाँ पे सबसे पहले एक Q साइकिल चलता है। क्यों चलता है, क्योंकि जो साइटोक्रोम C है ना, यहाँ पे आपने देखा कि 2 इलेक्ट्रॉन को ये जो यूबिक्विनोन है ले रहा था, लेकिन साइटोक्रोम C जो है ना, ये 2 इलेक्ट्रॉन को नहीं ले पाता है, इसीलिए यहाँ पे क्या चलता है, Q साइकिल
चलता है, जिससे कि यहाँ पे 2 साइटोक्रोम सी आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि साइटोक्रोम सी जो C1 है वह इलेक्ट्रॉन दे दिया साइटोक्रोम सी को। अब ये जो साइटोक्रोम सी है ये इलेक्ट्रॉन किसको देगा, तो साइटोक्रोम ए को देगा। अब ये जो साइटोक्रोम ए है ये इलेक्ट्रॉन देगा साइटोक्रोम A3 को देगा। अब साइटोक्रोम ए से इलेक्ट्रॉन हमारा आया साइटोक्रोम A3 में। अब ये जो साइटोक्रोम A3 है ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के नाम से भी जाना जाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे अभी तक हमारे इलेक्ट्रॉन एक ले रहा था, दूसरे को दे रहा था, दूसरा ले रहा था, तीसरे को दे रहा था, लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि जब साइटोक्रोम A3 इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो ये क्या करता है कि ऑक्सीजन जो होता है ना, ऑक्सीजन को लेता है, 1 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन को लेता है और इस इलेक्ट्रॉन को लेकर के क्या बना देता है, वाटर बना देता है, वाटर का मॉलिक्यूल बना देता है। इसी तरीके से प्रोसेस होता रहता है। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट किया जाता है एक प्रोटीन के द्वारा दूसरे प्रोटीन में, दूसरे के द्वारा तीसरे में, तीसरे के द्वारा चौथे में। ठीक है, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर रहे हैं, इसीलिए इस प्रोसेस को हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में इतना ही होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर 5 जो होता है इसमें आप लोग देखेंगे कीमोस्मोसिस की क्रिया देखेंगे। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एक बार हम फिर से आप लोग को रिवाइज करा देते हैं कि हमने आप लोग को क्या क्या बताया हुआ है। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पर कुछ चीजें हमने आप लोग को कहा है कि आप लोग चाहे तो उसको याद भी कर सकते हैं, चाहे तो उसको स्किप भी कर सकते हैं। तो जैसे क्या क्या आप स्किप कर सकते हैं उसको देख लीजिए सबसे पहले, ताकि आप लोग आसानी से कर ले। देखिए सबसे पहला यहाँ पे आप चाहे तो इसको स्किप कर सकते हैं, यहाँ पे यूबी क्यूनोन कर सकते हैं। उसके बाद ये देखिए ये गलत है, यहाँ पे नहीं रहेगा, ये यूबी क्यूनोन से डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन जाता है, इसलिए इसको हटा दीजिएगा। उसके बाद आप चाहे तो इसी यूबी क्यूनोन को आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो ये यहाँ पे जो यूबी क्यूनोन लिखा गया है इसको भी आप हटा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे हमने आप लोग को क्या क्या बताया है उसको देख लीजिए। देखिए हमने आप लोग को बताया है कि सबसे पहले जो कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट होता है ये NADH को लेता है मैट्रिक्स से और इसको NADH डिहाइड्रोजिनेज की हेल्प से तोड़ देता है और तोड़ने NAD+ में तोड़ देगा। अब यहाँ तोड़ने के बाद क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन हमारा मुक्त हो जाता है। तो ये इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, FMN को दे देता है। अब ये जो FMN है ये इलेक्ट्रॉन को अपने पास नहीं रखता है और ये दे देता है FES को दे देता है। और ये जो FES होता है ये भी इलेक्ट्रॉन को अपने पास नहीं रखता है और ये इलेक्ट्रॉन को दे देता है यूबी क्यूनोन के पास दे देता है। ये जो यूबी क्यूनोन होता है ये FES से इलेक्ट्रॉन को ले लेता है और इतने प्रोसेस में क्या होता है कि जो 4 प्रोटॉन्स होते हैं उसको इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में डाल दिया जाता है। उसके बाद ये जो यूबी क्यूनोन होता है ये क्या करता है, यहाँ से जो कॉम्प्लेक्स नंबर सेकेंड है, कॉम्प्लेक्स नंबर सेकेंड हमारे क्या किया है, FADH2 को लिया है और लेने के बाद इसको भी तोड़ दिया है, FAD+ में तोड़ देता है। ठीक है, उसके तोड़ने के बाद क्या होता है कि यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन निकला होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन जो होता है FAS को दे देता है और FAS जो होता है इस इलेक्ट्रॉन को दे देता है यूबी क्यूनोन के पास। तो कॉम्प्लेक्स फर्स्ट से और कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड से दोनों से जो इलेक्ट्रॉन है यूबी क्यूनोन के पास पहुंच जाता है। अब यहाँ से जो होता है यूबी क्यूनोन इलेक्ट्रॉन को ले लेता है और ले करके कहाँ पे आता है, कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड में आता है। कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड में आएगा तो यहाँ पे इसको मिलता है साइटोक्रोम B1 मिलता है। अब ये जो साइटोक्रोम B है ये साइटोक्रोम B से इलेक्ट्रॉन को पहले दे देगा यूबी क्यूनोन, क्योंकि यूबी क्यूनोन एक इलेक्ट्रॉन कैरियर होता है इसलिए ये साइटोक्रोम B को दे दिया। अब साइटोक्रोम B जो होता है इलेक्ट्रॉन को दे देता है FAS को दे देता है, आयरन सल्फाइड को दे देगा। उसके बाद ये जो FAS होता है ये इलेक्ट्रॉन को दे देगा साइटोक्रोम C1 को दे देगा। अब ये जो साइटोक्रोम C1 होता है ये इलेक्ट्रॉन किसको देता है, साइटोक्रोम C को यहाँ पर इलेक्ट्रॉन देगा। अब साइटोक्रोम C जो होता है ये भी एक इलेक्ट्रॉन कैरियर होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन को अब किसको ले जाकर देगा, तो यहाँ पे देगा साइटोक्रोम A को और साइटोक्रोम A जो होता है ये इलेक्ट्रॉन को दे देता है साइटोक्रोम A3 को इलेक्ट्रॉन दे देगा। इस तरीके से क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जो होता है ट्रांसफ़र होता चला जाता है। उसके बाद जब साइटोक्रोम A3 होता है ये क्या, इसको कहते हैं हम फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के नाम से जानते हैं। ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है और ऑक्सीजन 1 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का लेता है और बना देता है यहाँ पे वाटर का मॉलिक्यूल बना देता है। तब तक जो होता है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में बहुत सारे जो होते हैं यहाँ पे प्रोटॉन जो होते हैं, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट से भी प्रोटॉन को डाला गया है, कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड से भी डाला गया है एंड कॉम्प्लेक्स नंबर फोर्थ से भी जो होते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में प्रोटॉन को डाल दिया गया है। और हमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इसीलिए चलाया गया था ताकि हम
जो प्रोटॉन का ग्रेडियंट है उसको हम बढ़ा सके इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में। ठीक है, तो इसके द्वारा इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में प्रोटॉन का ग्रेडियंट बन गया है। अब क्या किया जाता है, इतना प्रोसेस तो हो गया हमारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जिसको हम थ्योरी की मदद से भी आगे समझेंगे। पहले आप लोग इसको समझ लीजिए। देखिए अब दूसरा हम क्या देखेंगे, कीमोस्मोसिस की क्रिया देख लेते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में हमने इतना देख लिया। अब कीमोस्मोसिस में क्या होता है कि जब इलेक्ट्रॉन जो प्रोटॉन से प्रोटॉन के ग्रेडियंट जो है यहाँ पे बन गया है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में, तो इस प्रोटॉन को अब जो होता है एफ नॉट, या फिर आप बोल सकते हैं F0 भी बोल सकते हैं, या फिर एफ नॉट भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो एफ नॉट F1 पार्टिकल्स के द्वारा, जिसको एटीपी सिंथेज भी कहा जाता है, तो इसके द्वारा ये जो प्रोटॉन को ग्रेडियंट है इसको मैट्रिक्स में पुनः दोबारा डाला जाता है, जिससे कि क्या होता है कि एडीपी को लिया जाता है और इन ऑर्गेनिक जो फॉस्फेट होता है इसको लेकर के किसका निर्माण कर दिया जाता है, एटीपी का निर्माण कर दिया जाता है। यानी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट ये और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को लिया गया और किसका निर्माण कर दिया गया है, तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का निर्माण कर दिया गया, और जो हमारा सेल होता है वह एटीपी को ही एनर्जी के रूप में लेता है। ठीक है, तो अब हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, इसको थ्योरी की मदद से समझ लेते हैं। तो देखिए ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन क्या होता है। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन इज अ क्रिटिकल प्रोसेस इन द सेलुलर रेस्पायरेशन। सेलुलर रेस्पायरेशन का एक महत्वपूर्ण प्रोसेस होता है, अकरिंग इन द माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ यूकैरियोटिक सेल, यानी यूकैरियोटिक सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है, या फिर इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, आगे देखिए क्या बताया गया है, इट इन्वॉल्व द प्रोडक्शंस ऑफ एटीपी। इसमें क्या इन्वॉल्व होता है, इसमें हम प्रोडक्शंस करते हैं, किसका प्रोडक्शन करते हैं, एटीपी का प्रोडक्शन करते हैं। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में किसका प्रोडक्शन किया जाता है, एटीपी का प्रोडक्शन किया जाता है। यानी एटीपी का फुल फॉर्म में क्या होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। उसके बाद द मेन एनर्जी करेंसी होता है सेल का। हमने आप लोग को बताया कि कोई भी सेल जो होता है ना एटीपी को ही लेता है एनर्जी के रूप में। अब ये एटीपी जो हमने बनाया है ये कैसे बना है, तो थ्रू द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन अलोंग द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के द्वारा हम क्या करते हैं कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करते हैं, एंड द यूज ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट। और जो हमने प्रोटॉन यानी H+ जो हमने आपको ग्रेडियंट बनाया था इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में, उसका यूज करते हैं इस एटीपी को बनाने में। तो ये समझ में आ गया होगा आप लोग को कि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में अभी तक हमने आप लोग को क्या बताया, जो हमने आप लोग को पढ़ाया है वही चीज इसमें आप लोग को बताया है कि जो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होता है ये एक महत्वपूर्ण प्रोसेस होता है सेलुलर रेस्पायरेशन का, जो कि इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। उसके बाद क्या होता है कि इसमें हम क्या करते हैं कि इसमें प्रोडक्शन करते हैं एटीपी का। और ये एटीपी का प्रोडक्शन कैसे किया जाता है, तो एटीपी का प्रोडक्शन हम करते हैं इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र करके, और इसमें क्या करते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलाते हैं, जिससे कि हम इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र कर सके और प्रोटॉन की ग्रेडियंट बना सके। और इस ग्रेडियंट जो हम प्रोटॉन का बनाते हैं उसका हम यूज कर लेते हैं और एटीपी का प्रोडक्शन करते हैं। वही चीज़ इसमें आप लोग को बताया गया है। आगे देखिए हमने आप लोग को बताया था कि जो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होता है ये 2 चरण में होता है, यानी 2 स्टेप में होता है। सबसे पहला होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। अब ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होता है इसमें हमने आप लोग को क्या क्या बताया है, इसमें बताया है इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम NADH एंड FADH2। इलेक्ट्रॉन कैसे ट्रांसफ़र होता है, तो NADH एंड FADH2 जो होता है इससे हम क्या करते हैं इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करते हैं, क्योंकि इसी को तो हम तोड़ करके इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं ना। तो थ्रू अ सीरीज ऑफ प्रोटीन कॉम्प्लेक्स, क्योंकि हम प्रोटीन कॉम्प्लेक्स से ही तो हम इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करेंगे, इससे तोड़ेंगे NADH एंड FADH2 को तोड़ करके हम क्या करेंगे इलेक्ट्रॉन को बाहर करेंगे। और उस इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र हम थ्रू में जो सीरीज में एक प्रोटीन कॉम्प्लेक्स हमारा था उसी के द्वारा हम क्या कर रहे थे, इलेक्ट्रॉन को एक प्रोटीन जो था दूसरे को दे रहा था, दूसरा तीसरे को दे रहा था, इसी तरीके से क्या हो रहा था ट्रांसफ़र हो रहा था। तो वही बताया गया है। एंड यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर 1 से 4 बताया गया है कि 1 से 4 तक क्या करता है इलेक्ट्रॉन जो होता है इस सीरीज में जो प्रोटीन्स कॉम्प्लेक्स होते हैं उसको दिया जाता है। एंड इम्बेडेड यानी धसा होता है इन द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। ये प्रोटीन का जो कॉम्प्लेक्सेस होता है वो कहाँ पे पाया जाता है, तो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में होता है। ये भी हमने आप लोग को बताया है। एज इलेक्ट्रॉन मूव थ्रू दिस कॉम्प्लेक्स, इलेक्ट्रॉन मूव करता है इस कॉम्प्लेक्स के द्वारा। इस कॉम्प्लेक्स जो होते हैं प्रोटीन का जो 4 कॉम्प्लेक्स था, इन चारों कॉम्प्लेक्स के द्वारा ही इलेक्ट्रॉन हमारा मूव करता है। उसके बाद क्या है, प्रोटॉन आर पम्प्ड
फ्रॉम माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स इनटू इंटरमेम्ब्रेन स्पेस। प्रोटॉन को पंप किया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स से इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में, जो कि हमने आप लोग को दिखाया था कि मैट्रिक्स में हमारा NADH FADH2 बना है, इसको तोड़ रहे थे और तोड़ने के बाद जो इंटरमेम्ब्रेन स्पेस है वहाँ पे हम प्रोटॉन को फेंक रहे थे, वहाँ पे उसका ग्रेडियंट बना रहे थे एंड क्रिएटिंग ऑन इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट, और क्रिएट कर देते हैं इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में किसका ग्रेडियंट, प्रोटॉन का ग्रेडियंट को क्रिएट कर देते हैं। उसके बाद इसको क्या कहा जाता है, प्रोटॉन मोटिव फोर्स के नाम से भी जाना जाता है। ये जो ग्रेडियंट हमने बनाया हुआ है इस ग्रेडियंट को ही किसके नाम से भी जाना जाता है, प्रोटॉन मोटिव फोर्स के नाम से भी जाना जाता है। तो यही होता है हमारा क्या, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। समझ में आ गया ना इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन क्या होता है। इसमें हम इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करते हैं किसके द्वारा, सीरीज में जो प्रोटीन कॉम्प्लेक्स होते हैं उसके द्वारा, और बनाते हैं क्या, जो प्रोटॉन को ग्रेडियंट होता है उस प्रोटॉन के ग्रेडियंट को बनाते हैं। अब इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर क्यों करते हैं ना, तो क्यों, एनर्जी तो चाहिए ना, प्रोटॉन को हमें फेंकना है, मैट्रिक्स से उठा करके फेंकना है, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में फेंकना है, तो उसके लिए हमें एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी कहाँ से मिलेगा हमें, तो हम इस इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर करके ना हम इससे एनर्जी लेते हैं, ताकि हम यहाँ से जो होता है प्रोटॉन को उठाएं और उठा करके इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में डाल सके, ताकि इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में प्रोटॉन की जो कंसंट्रेशन है बहुत ही ज़्यादा हो जाए और मैट्रिक्स में प्रोटॉन कम हो जाए, ताकि हम इसको यूज कर सके ATP बनाने में। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन हो गया। अब नेक्स्ट देखिए क्या होता है, कीमोऑस्मोसिस। कीमोऑस्मोसिस में क्या होता है कि इसमें हमने आप लोग को बताया, द प्रोटॉन ग्रेडियंट क्रिएट बाय द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कॉज प्रोटॉन्स टू फ्लो बैक इनटू द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स थ्रू ATP सिंथेज। देखिए इसमें क्या बताया गया है, इसमें आप लोग को बताया गया कि सबसे पहले हमने क्या बनाया है, ग्रेडियंट तैयार कर दिया है इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में। ठीक है, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में हमने ग्रेडियंट बना दिया था। उसके बाद क्या किया गया है, इलेक्ट्रॉन कोज प्रोटॉन टू बैक, यानी हम इसमें क्या करेंगे कि इलेक्ट्रॉन को दोबारा से हम क्या करेंगे, बैक, यानी सबसे पहले हम मैट्रिक्स से उठा करके इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में डाले थे, अब क्या करेंगे, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में हमारे प्रोटॉन का ग्रेडियंट बन गया है, अब वहाँ से उठा करके हम पुनः मैट्रिक्स में लाएंगे। तो किसके द्वारा हम ला रहे हैं, तो ATP सिंथेज जो होता है, सिंथेज, इसके द्वारा हम लाएंगे, जो कि हमने आप लोग को बताया था ना, F0 एंड F1 जो पार्टिकल होता है, इस F0 एंड F1 पार्टिकल को ही क्या कहा जाता है, ATP सिंथेज कहा जाता है। तो इस ATP सिंथेज के द्वारा हम क्या करते हैं कि पुनः जो हमारा ग्रेडियंट बना हुआ है प्रोटॉन का, उसको इसके द्वारा हम दोबारा अंदर की तरफ लाएंगे एंड अ प्रोटीन कॉम्प्लेक्स डैट एक्ट एज मोलिकुलर टरबाइन। ये जो प्रोटीन कॉम्प्लेक्स हमने बनाया था, बहुत सारा प्रोटीन कॉम्प्लेक्स था, वो एक टरबाइन की तरह जो होता है एक्ट करता है। उसके बाद दिस फ्लो ऑफ प्रोटॉन ड्राइव्स द सिंथेसिस ऑफ ATP फ्रॉम ADP एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। अब इसमें बताया गया कि जब हम फ्लो करते हैं, यानी जब हमने ATP सिंथेज से जब हमने क्या किया है कि प्रोटॉन को अंदर की तरफ हम जब ला रहे हैं, मैट्रिक्स की तरफ ला रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि हम उसमें क्या करते हैं कि ATP का सिंथेसिस करते हैं। कैसे ATP का सिंथेसिस करते हैं कि वहाँ पर हम ADP को इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से क्या करते हैं कि इसको जोड़ देते हैं, और उसको इससे जब जोड़ा जाता है तो उससे हमारा क्या बन जाता है, ATP बन जाता है, क्योंकि एडिनोसिन डाइफॉस्फेट ये है। अब इसमें हम एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट और डाल देंगे तो ट्राइफॉस्फेट तो हो जाएगा ना, डाई के बाद ही तो ट्राई आता है ना, एक और ऐड कर दिए फॉस्फेट को, तो अब हमारा क्या बन जाता है, इसी से बन जाता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बन जाता है। तो ये हमारा होता है कीमियोऑस्मोसिस। तो आप लोग को ये भी समझ में आ गया होगा। देखिए इससे फिर से एक बार देखिए, इसमें हमने आप लोग को इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में वही बताया ना कि सीरीज में क्या होते हैं, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे सीरीज में हमारे प्रोटीन्स पाए जाते हैं, और ये जो प्रोटीन्स होते हैं ये क्या करते हैं कि NADH एंड FADH2 को लेते हैं, तोड़ते हैं, और उसको तोड़ने के बाद जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन को जो होते हैं एक प्रोटीन से दूसरे प्रोटीन में देते चले जाते हैं। जैसे कि ये NADH जो होता है टूटा है,
इलेक्ट्रॉन निकला, वो दे दिया FeMn को। FeMn जो होता है इलेक्ट्रॉन को फिर ट्रांसफ़र किया FeS को, FeS इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र किया ubiquinone को। ubiquinone जो है ये इलेक्ट्रॉन कैरियर है। अभी जो यहाँ पे FADH2 है, ये इलेक्ट्रॉन को कहाँ पे जब तोड़ा है FADH में तो इलेक्ट्रॉन निकला, इस इलेक्ट्रॉन को ये ट्रांसफ़र किया है FeS में, और ये जो FeS है इस इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र कर दिया है ubiquinone को। और ये जो ubiquinone है दोनों का इलेक्ट्रॉन ले लेता है, तब पहुँच जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर 3 के पास। कॉम्प्लेक्स 3 में किसके पास पहुँचता है? साइटोक्रोम B1 के पास पहुँचता है, या साइटोक्रोम B बोल सकते हैं। तो साइटोक्रोम B के पास जब पहुँचता है तो ये इलेक्ट्रॉन को अब किसको दे देगा? FeS को दे देगा, और FeS जो होता है ये इलेक्ट्रॉन को दे देगा साइटोक्रोम C1 को दे देगा, और साइटोक्रोम C1 इलेक्ट्रॉन को दे देगा साइटोक्रोम C के पास। और जो साइटोक्रोम C होता है ये इलेक्ट्रॉन को कहाँ पे ट्रांसफ़र करेगा? तो ये ट्रांसफ़र करेगा साइटोक्रोम A के पास। साइटोक्रोम A इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करेगा साइटोक्रोम A3 के पास, और यहाँ पे साइटोक्रोम A3 जो होता है ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर देता है, यानी ले लेता है, और ऑक्सीजन को, एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन को लेता है और बना देता है वाटर बना देता है। और इतने प्रोसेस में हम क्या कर चुके होते हैं कि कॉम्प्लेक्स फर्स्ट से भी हम क्या कर चुके होते हैं, प्रोटॉन को इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में डाल चुके होते हैं, और जो कॉम्प्लेक्स नंबर 3rd होता है कॉम्प्लेक्स नंबर 3rd से भी डाल चुके होते हैं, एंड कॉम्प्लेक्स नंबर 4th से भी डाल चुके होते हैं इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में। तो इतना में हमारा क्या बन गया रहता है, एक प्रोटॉन का ग्रेडियंट जो होता है वो इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में बन गया होता है। अब हम क्या करेंगे, इस ग्रेडियंट को लेते हैं, इतना तो हमारा हो गया इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। अब इस ग्रेडियंट का हम यूज़ करेंगे किसमें? कीमियोऑस्मोसिस में। तो इसमें हम क्या करते हैं कि जो प्रोटॉन्स होते हैं उसको लेते हैं, और लेने के बाद क्या होता है कि ATP सिंथेज या फिर F0 F1 पार्टिकल्स के द्वारा इस प्रोटॉन को अंदर की तरफ लाया जाता है, दोबारा ये इंटरमेम्ब्रेन स्पेस से मैट्रिक्स की तरफ। पहले हमने क्या किया कि मैट्रिक्स से इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में बनाया, अब हम क्या करेंगे, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस से मैट्रिक्स की तरफ जब हम इस प्रोटॉन को लाते हैं तो वहाँ पे जो क्या करते हैं कि एडिनोसिन डाइफॉस्फेट जो होता है वहाँ पे इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से एक्ट करता है और बना लेता है ATP बना लेता है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर 5 में होता है। ठीक है, तो ये आप लोग को पूरा वीडियो समझ में आ गया होगा। इसी कंप्लीट प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन का प्रोसेस कहते हैं। तो यदि आप लोग को ये वीडियो समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और यदि आप लोगों को जिस भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए, जैसे कि ग्लाइकोलाइसिस पे यदि आप लोग को सेपरेट वीडियो चाहिए हो, या क्रेब साइकिल्स पे, या किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा।